नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में हर वर्ष लगभग 1.8 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है और करीब 5 लाख दुर्घटनाएं दर्ज की जाती है। उन्होंने बताया है कि विशेषज्ञों के अनुसार दुर्घटना पीड़ितों में से बड़ी संख्या की जान समय पर चिकित्सा सहायता मिलने पर बचाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उन्हें सरकार राहवीर के रूप में सम्मानित करती है और 25,000 का पुरस्कार देती है। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटना पीड़ित को किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर सरकार उसके उपचार का खर्च 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख तक वहन करती है। और गडकरी ने विश्वास जताया है कि इन योजनाओं के माध्यम से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है। जो 2 स्कीम लॉन्च की है, इसमें जो एक्सीडेंट होने के बाद एक एम्स के डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हर साल 1,80,000 मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। उसमें से 30% जो विक्टिम्स है, जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनको तुरंत अगर हम अस्पताल लेके जाएंगे उनकी हम जान बचा सकते हैं। वो संख्या 50,000 है और ये 50,000 लोग जो है, इनको अगर तुरंत हॉस्पिटल हमारे लोग मदद करेंगे, पहुंचाएंगे, तो उनकी जान बच सकती है। और इसलिए ऐसी जान बचाने वाले लोगों को हम राहवीर कहते हैं और बचाने वाले व्यक्ति को हम 25,000 रुपये का अवार्ड देते हैं। बाद में इसको किसी भी अस्पताल में एडमिट करें, कोई भी रोड हो, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, कारपोरेशन का हो, तो वो डॉक्टर क्या जो एडमिट करेंगे तो उसको 7 दिन का खर्चा हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस अस्पताल का बिल चुकाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है दोनों योजना से हम विश्व में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं, 1,80,000। अब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 मौतें होती है। अगर सब लोगों ने सहयोग किया जैसे ये करने वाले हैं, तो अनेक लोगों की जान हम बचा सकते हैं। वही हमारा कैंपेनिंग है, कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आज रैपिडो ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मुझे लगता है मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, रैपिडो के अलावा और भी जो कंपनीज हैं, बाकी भी कर रहे हैं, हमारे अभियान भी चल रहे हैं। हमारा रोड सेफ्टी का गीत शंकर महादेवन का, वो भी पॉपुलर हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मदद कर रहे हैं। हमने रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किया है, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके वो कर रहे हैं। हम लोग अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया है, हमने कानून कड़ा किया है और एजुकेशन के लिए स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं बड़ा संवेदनशील इसके बारे में। पर जितने प्रमाण में संख्या कम होनी चाहिए वो नहीं हो रही। वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है, पर मीडिया का भी सहयोग मिलेगा और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये लोगों की जान हम बचा सकेंगे। थैंक यू। भोपाल से बड़ी राजनीतिक खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति और उम्मीदों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि महेश केवट द्वारा नामांकन फॉर्म जमा किया जा चुका है और बसपा को विश्वास है कि भविष्य में राज्य की 3 राज्यसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार विजय होंगे। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बसपा केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें धरातल पर लागू करके दिखाते हैं। मोहन यादव ने कहा है कि बसपा ने उच्च सदन में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक समावेशन और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उन्होंने लोकतंत्र में जीत को सभी दलों की स्वाभाविक आकांक्षा बताते हुए कहा है कि बसपा उम्मीदवार सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से समर्थन और वोट को अपील करेंगे। पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के
नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। हैदराबाद से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के कोयला और खनन क्षेत्र में पिछले वर्ष में हुए बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पहले जहां कोयले की कमी और आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थी, वहीं अब पारदर्शिता और सुशासन के साथ व्यवस्था को मजबूत किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार आने वाले समय में विभिन्न सुधारों के माध्यम से कोयला उत्पादन को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया है कि भारत कोयला उत्पादन और खपत के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में से शामिल हो चुका है तथा कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक और मानसून को देखते हुए उन्होंने कहा है कि देश में लगभग 80 दिनों का कोयला भंडार उपलब्ध है और फिलहाल ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के कारण खनन गतिविधियों पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। बारह साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म्स लाए गए। 12 साल पहले कोल शॉर्टेज होता था, कोल स्कैम्स होता था, करप्शन होते थे, कोल ब्लॉक्स इलीगल अलॉटमेंट होता था। हर दिन न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज वही कोल सेक्टर का स्कैम के बारे में आते थे, फ्रंट पेज न्यूज हेडलाइंस वही रहते थे। आज 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ आज रिफॉर्म्स लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए।
कोल ब्लॉक्स जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 124 कोल ब्लॉक्स सस्पेंड किया गया और ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी लगभग 500 कोल ब्लॉक्स एक्शन किया गया। 420 कोल ब्लॉक्स आज प्रोडक्शन शुरू भी हो गया। आज कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन टन 1040 मिलियन टन कोल हर साल प्रोडक्शन कर रहे। ये आजाद के बाद भेटिया पश्चिम चंपारण से राजनीतिक खबर। बसपा सांसद संजय जायसवाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। और संजय जायसवाल ने कहा है कि चुनाव हार के बाद विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में पहले जैसी एकता नहीं बची है। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं और कई दल इससे दूरी बना रहे हैं। बसपा सांसद ने कहा है कि इंडिया गठबंधन अब प्रभावी राजनीतिक मंच नहीं कर गया है और कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता की लगातार घट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल बैठकों तक सीमित है और जनता के मुद्दों पर उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। इतने सारे हारों के बाद सब दुखी एक साथ मिलेंगे। स्टालिन पहले ही भाग चुके हैं, ममता बनर्जी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी आने को तैयार नहीं है। तो ये इंडिया ब्लॉक करके तो सब खत्म हो गया। अब ये केवल कांग्रेस और उसके जो एक तरह से कहिए कि चाटुकार हैं उनकी बैठक हो रही है, जिनको कांग्रेस की चाटुकारिता करनी है। इस देश में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक दोनों अप्रासंगिक हो चुके हैं कि केवल ये बैठक ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। इन लोगों का जो देश विरोधी विकास विरोधी एजेंडा है उसको जनता अच्छे से समझती है और इसीलिए हर जगह सबक सिखाने का काम करती है। एकमात्र कांग्रेस जीती है केरल में और वहाँ का नतीजा ये हुआ है कि जो गांव वालों की ज़मीन थी जिसको वक्फ ने गलत ढंग से हड़पने का साजिश किया था, सबसे पहला फैसला किया कि जितने भी वहाँ हिंदू और ईसाई गांव वाले थे उनको निकाल करके और वह ज़मीन वक्फ बोर्ड को देने का काम किया है। कोर्ट में तो ये ख़त्म होगा ही, लेकिन यह कांग्रेस की बहुसंख्यक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से देश के अहम आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और आम जनता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक आयोजित करनी चाहिए। खड़गे ने बताया कि विपक्षी दलों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सभी पार्टियां हर 2 महीने में नियमित बैठक करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह विपक्ष के नेता के कार्यकाल की बैठकें आयोजित की जाएगी। The union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session
with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, the leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date. पटना से राजनीतिक खबर। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के गर्व और विकास जन कल्याण का कार्यकाल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि धोरण युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है, जिनका व्यापक लाभ देशवासियों को मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को सुधार हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों की गरीबी से बाहर आए हैं। और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस अवधि में रिकवनाइजेशन को आर्टिकल 370 का निर्णय लागू हुआ और राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री सबसे लंबे काल के उनके प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, सब क्या कहें? जी बिल्कुल, 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के गौरव का कार्यकाल रहा है। युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण और सम्मान का कार्यकाल रहा है। इस अवधि में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारे गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विकास के भगीरथ हैं और भारत ने दुनिया में अपने सामर्थ्य को स्थापित किया है। यह ऐसा कार्य। दिल्ली से राजनीतिक गलियारों की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में ना तो एकता है और ना ही गंभीरता। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। शिंदे ने दावा किया है कि चुनावी हार के बाद विपक्ष का मनोबल कमजोर हुआ है और इसी वजह से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गठबंधन की बैठक में कई प्रमुख दलों की अनुपस्थिति विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर स्वयं विपक्ष में प्रमुख भूमिका हासिल करना चाहती है, जिसके कारण सहयोगी दल उसके दूरी बना रहे हैं। शिंदे ने इंडिया गठबंधन को हारे हुए लोगों का समूह बताते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच आपसी विश्वास और स्पष्ट नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस की बैठक है, ये आघाड़ी कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि ये घमंडी बिगाड़ी है। इनको इतना घमंड है कि अनाप शनाप प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके पास यूनिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। ये पूरी तरह जिनकी हार हुई है, इसलिए उनका मॉरल पूरी तरह टूट गया है। अभी ये कुछ तो दिखाने के लिए ये साथ में आने की कोशिश में है। आप पार्टी भी नहीं थी, डीएमके भी नहीं थे और टीवीके भी नहीं थे। अभी इनको डर है कि इंडिया अलायंस में जाएंगे तो हारेंगे। आप पार्टी भी हार गई, टीएमके भी हार गई, टीएमसी भी हार गई, डीएमके भी हार गई, यूबीटी भी हार गई, आरजेडी भी हार गई। जैसे इंडिया अलायंस में जाते तो हार जाते। ऐसी डर उनको बैठी है, ऐसा डर हुआ है, इसलिए ये बैठक से भी कन्नी काट रहे। कई लोग इन बैठक से दूर रहे क्योंकि उनको भी पता चला है कि कांग्रेस की भूमिका क्या है। सब छोटे छोटे दलों को हरा के।
पटना से राजनीतिक खबर। बिहार में एनडीए नेताओं के एलएमसी नामांकन को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए के भीतर किसी प्रकार की नाराजगी का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती रहती है और सहयोगी दलों के बीच संवाद की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आरएलएम प्रमुख ने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके बयान को बिहार में एनडीए की एकजुटता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। किया गया था प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के तरफ से कि एमएलसी सीट दी जाएगी, लेकिन इस समय दिया नहीं गया। अरे तो ये सवाल तो आप पूछिएगा उनसे ना जिन्होंने चिट्ठी जारी की। सर क्या आप लोग नाराज हैं? नहीं, इसमें नाराजगी का कोई सवाल नहीं मिली। अरे भैया नाराजगी का क्या सवाल? कोई बातचीत हुई सर? बातचीत तो हमेशा होते रहती है। मतलब दीपक प्रकाश तो वो है कि सर उनको भी इस बार वो एक सीट आपको मिलनी थी। अरे ठीक है भैया, तो यह सवाल उनसे पूछिए, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिलेगी। इस पर चर्चा चल रही है कि एनडीए से भी अलग हो सकते हैं। कौन चर्चा कर रहा है? कौन चर्चा कर रहा है? फालतू की चर्चा। चलिए, धन्यवाद। बीजेपी के सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है। एनडीए के तमाम उम्मीदवार जिन लोगों ने नामांकन किया है, सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है। सब लोगों की जीत की गारंटी भी है। निर्विरोध चुने जाएंगे सब लोग। सर आप लोगों को भी एक सीट मिलनी थी। एक्चुअली वो तो ओवर हो गया ना, जो मिला, जिनको मिला सबको मेरी शुभकामनाएं। कोई दूसरा विकल्प सामने आएगा क्या? अभी तक मंत्री है। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है, बने रहेगा। तो बातचीत का कोई प्रयास किया गया है बीजेपी के लिए? वो कब तक सर सदन की सदस्यता कब तक? अरे सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी वो हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम मिलते भारत।